सहकारी समिति। ये समितियां समिति स्तर पर भी उत्पादन एवं प्रसंस्करण का कार्य करती हैं, जैसे सहकारी गन्ना मिल, सहकारी तेल मिल और बुनकर सहकारी समिति आदि। और ग्राम सेवा सहकारी समिति ये एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति है जो कि अपने सदस्यों के सभी आर्थिक हितों को भी पूरा करती है। ये समितियां किसानों को भी ऋण, उन्नत बीज, खाद, कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं और इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है तथा ये वे सेठ साहूकारों के चंगुल से भी मुक्त हुए हैं। और ये समितियां किसानों की उपज को भी सुरक्षित रखने एवं उचित मूल्य पर बिकवाने की व्यवस्था भी करती हैं। सहकारी समितियां का महत्व है। सहकारी साख समितियों द्वारा भी समय पर कम ब्याज पर सहकारी ऋण उपलब्ध कराने और उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों, पशु आहारों व उपभोक्ता सामग्री का भी उचित मूल्य पर वितरण करने तथा किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने का भी कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है और खेती के काम में भी आधुनिक कृषि तकनीक व उपकरणों का उपयोग होने लगा है। और प्रदेश में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति सहकारिता के माध्यम से ही संभव हो सकी है। उद्योग धंधों व आवास सुविधाओं हेतु भी ऋण सुविधाएं दी जाने लगी हैं और महिलाओं ने बैंकों का संचालन प्रारंभ किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत पड़ी है तथा बैंकिंग आदतों को बढ़ावा मिला है। कृषकों को संस्थागत साख का लगभग 90% सहकारी संस्थाओं द्वारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा कुल कृषिगत आदानों का लगभग 80% उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारिता की समस्याएं हैं। पहला तो है इसमें ऋण वसूली की समस्या, उपलब्ध साधनों का अकुशल उपयोग और पक्षपात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलंदाजी, धन की अपर्याप्तता व ऋण देने की प्राथमिकता के सही निर्धारण की कमी। और फिर है कुशल प्रबंध व समर्पित नेतृत्व का अभाव, सदस्यों की सक्रिय सहभागिता की कमी और सहकारी संस्थाओं का प्रबंध और जन प्रतिनिधियों के हाथों में न होकर के सरकारी प्रशासकों के हाथों में है। सहकारिता के विकास हेतु सुझाव है। ऋण केवल उत्पादक कार्य हेतु ही दिए जाने चाहिए ताकि उनकी वसूली सुनिश्चित हो सके। प्राथमिक सहकारी समितियों का पुनर्गठन करके कमजोर व छोटी समितियों को समाप्त कर दिया जाए या फिर बड़ी व कुशल समितियों में विलय कर दिया जाए। कुशल व प्रशिक्षित प्रशासकों एवं कार्यों के प्रति भी समर्पित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, कार्यप्रणाली सरल बनाई जाए ताकि नौकरशाही के प्रभुत्व से छुटकारा मिल सके। सहकारी क्षेत्र को अधिकाधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए और लोगों को इस आंदोलन के प्रति जागरूक बनाने हेतु भी प्रदेश में व्यापक सहकारी शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। बहुउद्देशीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए और संस्थाओं के संचालन का उत्तरदायित्व चुने हुए प्रतिनिधियों को सपोर्ट किया जाना चाहिए। अब इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्र में महिला नागरिक सहकारी बैंक की स्थापना किन शहरों में की गई है? उत्तर है इसका जयपुर व उदयपुर में। ऐसे राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर है 1904 में। ऐसे राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ पर स्थापित हुई थी? उत्तर है इसका भिनाई में। और नेक्स्ट है सहकारी तंत्र का ढांचा कितने स्तरीय है? उत्तर है इसका त्रिस्तरीय। और नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना है। उत्तर है इसका कैप्रिकॉर्ड योजना। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। उत्तर है इसका केंद्रीय सहकारी बैंक। नेक्स्ट है महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी सन 2001 को निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? उत्तर है इसका आकोली ग्राम जालोर। नेक्स्ट है प्रश्न महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर है इसका महिला सहकारिता से। और नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु ट्रैफिक फॉर्ड योजना निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर निर्मित की गई थी? उत्तर है इसका शिव रमण समिति। ऐसे प्रदेश के असंगठित वर्ग तथा श्रमिक दस्तकार, छोटे व्यवसायिक, महिलाएं, नाई, धोबी मोची आदि को सहकारी समितियों के आर्थिक संबल प्रदान करने की योजना है। उत्तर है इसका सहकार मंगल योजना। और नेक्स्ट है प्रश्न सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है इसका कि परस्पर सहयोग के आधार पर भी गरीब, साधनहीन और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर के आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना। नेक्स्ट विपणन सहकारिता है। उत्तर है इसका कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना व उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। और नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब व कहाँ पर की गई? उत्तर है इसका 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर में। जैसे राजस्थान की सहकारी संस्थाओं का द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति क्या है? उत्तर इसका उपयोग सभी है। अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। जैसे अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था में राज्य में शीर्ष पर कौन सी संस्था है? उत्तर है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक। और नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में कृषि साख की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था है? उत्तर है इसका
केंद्रीय सहकारी बैंक। नेक्स्ट में कृषकों की दीर्घकालीन सहकारी शाखा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में शीर्ष स्तर पर किस संस्था की स्थापना की गई है? उत्तर है इसका राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? उत्तर है इसका राजफेड। नेक्स्ट में व्याख्या है राजफेड राजस्थान स्टेट कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशंस लिमिटेड। इसका गठन 26 नवंबर 1957 को जयपुर में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में प्रयासरत शीर्ष संस्था कौन सी है? उत्तर है इसका राजफेड। ऐसे प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? उत्तर है इसका अजमेर में। जैसे राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ पर गठित हुआ? उत्तर है जयपुर में। जैसे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट रायसेन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है इसका जयपुर में। जैसे देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने कि सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए थे? उत्तर है इसका राजस्थान में। दैट्स ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सार्वजनिक स्थल व सार्वजनिक संपत्तियां। जिन स्थलों, संपत्ति व सुविधाओं को हम सभी उपयोग कर सकते हैं सार्वजनिक स्थल या फिर सार्वजनिक संपत्ति कहलाते हैं। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोग इनको समान रूप से भी काम में ले सकते हैं। बस स्टैंड, रेल व रेलवे स्टेशन, विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, सरकारी इमारतें, रोड, लाइटें आदि सभी सार्वजनिक स्थल व सार्वजनिक संपत्तियां हैं। सार्वजनिक स्थलों में संपत्ति को देखभाल व रख रखाव सरकार के साथ साथ ही समस्त समाज की भी जिम्मेदारी है। फिर है विद्यालय। राजस्थान विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ की बालक शिक्षा प्राप्त करता है और यह विद्यालय की देवी का मंदिर है। और विद्यालय में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर सकने की क्षमता प्राप्त करता है। और यहाँ विद्यार्थी मानवीय गुणों जैसे कि बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का सम्मान करना व उनकी आज्ञा का पालन करना, मिलजुल करके कार्य करना, सबकी सहायता करना तथा अपने कर्तव्यों का पालन करना आदि सीखते हैं। और विद्यालय में बालक अनुशासन में रहना व शिष्टाचार भी सीखता है, क्योंकि विद्यालय में समय पर आना सभी के लिए भी अनिवार्य होता है। अतः उसे समय की पाबंदी का ध्यान भी रखना भी आ जाता है। विद्यालय में छात्रों में विनम्रता, प्रेम और भाईचारे की भावना के गुण जागृत होते हैं और इन सब गुणों से बालक भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनता है। उसके सुदृढ़ व उज्जवल भविष्य की नींव विद्यालय में ही पड़ती है। विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। इससे बालकों में ईश्वर के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है और सामूहिक व्यायाम में से बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। छात्रों में समाज सेवा की भावना जागृत करने के लिए भी विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में विभिन्न उत्सवों में त्योहारों के आगमन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय पर्वों में भी उल्लास के साथ साथ ही मनाया जाता है। इससे बालकों में देश के प्रति सम्मान व देशभक्ति की भावना जागृत होती है। वे अपनी संस्कृति से भी परिचित होते हैं। अतः विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास का स्थान है। विद्यालय के प्रकार हैं। प्राथमिक विद्यालय, इनमें कक्षा 1 से 5वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। उच्च प्राथमिक, इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें मिडिल स्कूल भी कहा जाता है। माध्यमिक विद्यालय में इन विद्यालयों में 10वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इनके अलावा आजकल नर्सरी स्कूल एवं प्ले स्कूल भी है, जिनमें कि पहली कक्षा से छोटे बच्चों को स्कूल पूर्व की शिक्षा भी प्रदान की जाती है। राज्य में सरकारी तौर पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की है। सार्वजनीन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विद्यालयों में बड़ी संख्या में स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन किसी ट्रस्ट या फिर समिति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु देश के हर जिले में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर तक की शिक्षा हेतु पूर्णतः आवासीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहाँ की बच्चों को शिक्षा, आवास व खान पान की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। बालकों का सर्वांगीण नैतिक व शैक्षिक विकास भी करने के लिए आवश्यक है कि पहले तो विद्यालय भवन का आकार उचित हो और उसमें विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था भी हो और उसके खेलने का, खाने की अच्छी व्यवस्था भी की गई हो। एक बड़ा पुस्तकालय हो जहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित पुस्तकें हों जो कि विद्यार्थियों को सरलता से उपलब्ध हों और हो सके, और बच्चों के शारीरिक विकास हेतु एक बड़ा खेल मैदान हो जहाँ की बच्चों के व्यायाम व खेलने की व्यवस्था हो और विद्यालयों को प्रारंभ से ही शैक्षणिक शिक्षा के अतिरिक्त भी गतिविधियाँ देनी गतिविधियाँ जैसी तैराकी, घुड़सवारी, मोटर वाहन चाला
आन घरेलू कार्य आदि के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था हो। वर्तमान युग में कंप्यूटर की शिक्षा भी प्रारंभिक स्तर से ही दी जानी आवश्यक है। विद्यालय में सहकारी साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित होना आवश्यक है। शिक्षा रोजगार परक हो, जिसमें कि विद्यार्थी शिक्षा समाप्त होने तक आत्मनिर्भर हो सके। विद्यार्थियों के मन पर बचपन के प्रभाव और चिरस्थायी होते हैं, अतः उन्हें नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है आवश्यक है। विद्यालय के शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता, बुद्धिमत्ता, कार्य के प्रति समझ व निष्ठा को ध्यान में रखकर के किया जाना चाहिए। शिक्षक पूर्ण समर्पित होकर के कार्य कर सकें, इसके लिए भी उन्हें अच्छा वेतन व उत्तम कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। चिकित्सालय वह स्थान जहाँ की बीमार व्यक्तियों की देखभाल की जाती है एवं उनकी बीमारी का इलाज भी किया जाता है, चिकित्सालय कहलाता है। और यहाँ बीमारियों की रोकथाम हेतु टीके भी लगाए जाते हैं। प्रत्येक चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु नर्स, डॉक्टर व कंपाउंडर होते हैं, जो कि मरीजों की देखभाल व उन्हें उचित चिकित्सा भी प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य नागरिक राष्ट्र व समाज की मानवीय संपत्ति होते हैं और व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है, जबकि संपूर्ण राष्ट्र व समाज के समग्र विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः जनहित की दृष्टि से सरकार नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। राज्य का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज्य में समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इस कार्य को संपन्न करने तो शीर्ष संस्था के रूप में भी निदेशालय चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर राज्य के नागरिकों को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण कर उन्हें कार्यरूप में परिणित करता है और राज्य के समस्त नागरिकों को अधिकाधिक लाभान्वित करने एवं उत्कृष्ट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विभाग चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विस्तार भी कर रहा है। और संचारी गैर संचारी तथा अन्य सामान्य व गंभीर रोगों की रोकथाम, नियंत्रण व उन्मूलन हेतु भी विभाग उपचारात्मक, निरोधात्मक व प्रोत्साहक उपायों के रूप में भी निरंतर ही सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण तथा कुष्ठ रोग, आयोडीन, अल्पता, पोलियो उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य के नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधारभूत ढांचे का विकास व सुदृढ़ीकरण किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तो राज्य में निम्नलिखित चिकित्सा संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, औषधालय, डिस्पेंसरी, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी, उप स्वास्थ्य केंद्र और एड पोस्ट शहरी। राज्य द्वारा चिकित्सालय भवनों का नवीनीकरण, दवाइयाँ, सामग्री, फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध करवा कर के कचरा निस्तारण की प्रभारी व्यवस्था कर तथा कार्यरत स्टाफ को आधुनिक तकनीकी में प्रशिक्षित करके संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार का भी प्रयास किया गया है। राज्य में जनता को आधुनिकता चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने हेतु भी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर सहित सभी मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। अब है डाकघर। डाकघर वह स्थान होता है जहाँ से डाक प्राप्ति व प्रेषण का कार्य संपन्न किया जाता है। डाकघर का मुखिया डाकपाल होता है और जहाँ पर कि पोस्ट कार्ड, डाक टिकट, टेलीफाफे व पोस्टल आदि मिलते हैं और यहाँ से अन्य शहरों, गांवों, स्थानों से आई डाक को डाकिये द्वारा घरों तक पहुँचाया जाता है। वे स्थानीय प्राप्त डाक को गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है। डाकघर के कार्य हैं, यहाँ पर डाक प्राप्त कर गंतव्य तक पहुँचाने एवं बाहर से आई डाक को वितरित करने का भी कार्य किया जाता है। यहाँ के प्रमुख दस्तावेजों को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा जाता है। दूरस्थ स्थानों पर यदि किसी व्यक्ति को रुपया अपने रिश्तेदारों को भेजना हो तो मनी ऑर्डर धनादेश द्वारा भेजा जा सकता है। मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया जा सकता है। आदेश है जो कि डाकघर की एजेंसी के माध्यम से रुपये के भुगतान के लिए किया जाता है। एक मनी ऑर्डर की अधिकतम 5,000 रुपये की राशि के भुगतान का आदेश जारी किया जा सकता है और ये सेवा 2015 में बंद कर दी गई है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र सेवा। ये सेवा ऐसे आम आदमी को विदेश में रहने वाले अपने संबंधियों और परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए रुपयों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जिनका कि कोई बैंक खाता नहीं है और इंटरनेट की सुविधा नहीं है और विदेश में रहने वाले अपने लोगों द्वारा भेजे गए रुपये को प्राप्त करने का अन्य कोई जरिया नहीं है। तत्काल मनी ऑर्डर सेवा IMO, ये एक ऑनलाइन घरेलू मनी प्रेषण सेवा है जिसका कि उद्देश्य बाजार में ग्राहकों को उनके लिए भेजे गए रुपयों को भी उसी क्षण उपलब्ध कराना है। इस सेवा के द्वारा ग्राहक IMO सेवा प्रदान करने वाले किसी भी डाकघर में मिनटों में रुपया प्राप्त कर सकते हैं और ये सेवा 20 जनवरी सन 2006 को शुरू की गई है। नेक्स्ट टॉपिक था ई मनी ऑर्डर, EMO बोलते हैं जिसे। डाक विभाग ने 10 अक्टूबर 2008 को EMO सेवा शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर प्रणाली के अंतर्गत मनी ऑर्डर की राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है। डाकघर द्वारा डाकघर मासिक योजना, 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता और डाकघर सावधि जमा खाता और डाकघर बचत खाता योजना, लोक भविष्य निधि स्कीम, किसान विकास पत्र और
स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं संचालित की जाती हैं। डाकघर में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी जमा योजनाएं भी संचालित होती हैं। डाकघर में टेलीफोन की राशि भी जमा कराई जा सकती है। और स्पीड पोस्ट सेवा, स्पीड पोस्ट सेवा 1 अगस्त 1986 को शुरू की गई थी और इस सेवा के अंतर्गत पत्रों, दस्तावेजों और पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत की जाती है और उस अवधि में डिलीवरी न होने पर ग्राहकों को डाक शुल्क पूर्ण रूप से भी वापस कर दिया जाता है। और स्पीड नेट इंटरनेट और आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सर्विस स्पीड नेट के 3 जनवरी 2002 को शुरू किया गया था और जीवन बीमा डाक विभाग जीवन बीमा की सुविधा भी प्रदान करता है और ये अपेक्षाकृत कम प्रीमियम पर भी अधिक की राशि की जीवन बीमा सुविधा देता है। फिर ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इस योजना की शुरुआत भी 24 मार्च सन 1995 को की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को, समाज के कमजोर वर्गों को कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी और वर्ष 1786 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित इस डाक व्यवस्था को आगे विकास वार्ने हेस्टिंग्स ने वर्ष 1774 में एक पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता जीपीओ की स्थापना करके किया। मद्रास व मुंबई की अन्य प्रेसिडेंसियों में जनरल पोस्ट ऑफिस क्रमशः 1786 व 1793 में अस्तित्व में आए थे और 1837 के अधिनियम द्वारा भी 3 प्रेसिडेंसियों में पोस्ट ऑफिस संगठन को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में भी समान आधार पर एक करने के लिए भी विनियमित किया गया। सिंध के कमिश्नर सर बार्टेल फ्रेयर ने 1852 में पहला पेपर डाक टिकट जारी किया। इन्हें सिंध डाक के नाम से भी जाना जाता था और इससे पहले तांबे के टोकन डाक टिकट के रूप में भी काम लिए जाते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस अधिनियम की डाक प्रणाली के स्वरूपों में आमूल-चूल पर संशोधन किया गया और भारतीय डाक विभाग ने 1 अक्टूबर 1854 को स्थापित किया गया। वर्तमान में भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898 देश में पोस्टल सेवाओं को नियंत्रित कर रहा है। पोस्ट ऑफिस नेटवर्क डाक संचार सुविधाओं को भी प्रदान करने के अतिरिक्त पैसा भेजने, बैंकिंग और बीमा सेवाओं की सुविधाओं को भी प्रदान कर रहा है और भारत में आज विश्व का सबसे बड़ा पोस्ट नेटवर्क है। और भारत के पोस्टल नेटवर्क में 3 श्रेणियों के डाकघर हैं। पहला प्रधान डाकघर, दूसरा उप डाकघर और तीसरा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर। सभी श्रेणियों के डाकघर समान पोस्टल सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि डिलीवरी का काम भी विशेष डाकघरों तक ही सीमित है और प्रबंधन नियंत्रण के लिए भी शाखा डाकघरों के पोस्ट को उप डाकघरों में और अंत में प्रधान डाकघरों में लाकर के जमा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डाक भारत में 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का और 1964 में एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन एपीपीयू का सदस्य है और भारत 2017 से ही भी अधिक देशों के साथ में स्थलीय और विमान सेवा द्वारा पत्रों का आदान प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एरो अपने आधारभूत कार्यकलापों को मजबूत करने और आम आदमी को भी नई प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी डाक विभाग ने प्रोजेक्ट एरो नामक परियोजनाएं प्रारंभ की है और इस परियोजना का उद्देश्य डाकघरों की नई पहचान बनाना है, जिसके लिए इसमें भीतरी और बाह्य साज सज्जा को भी आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। अब डाकघरों में एटीएम सुविधा भी प्रदान की जाने लगी है और राजस्थान में डाक विभाग का पहला एटीएम मुख्य डाकघर जयपुर में शुरू कर दिया गया है। बस व बस स्टैंड यातायात के साधनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और इनसे ही आवागमन होता है और सड़क मार्ग से भी यात्री परिवहन बसों के द्वारा संचालित होता है और बस स्टैंड में वह स्थान होता है जहां से बसों द्वारा यातायात हेतु आवागमन किया जाता है। बस स्टैंड पर बसें यात्रियों को अन्य स्थानों से लेकर के आती हैं तथा उन्हें गंतव्य स्थानों तक लेकर के जाती हैं। अतः बस स्टैंड सड़क यातायात का मुख्य घटक है। राजस्थान में सरकारी स्तर पर भी बस स्टैंड का रखरखाव व संचालन राज्य व परिवहन निगम RSRTC द्वारा किया जाता है। बस स्टैंड का रखरखाव व आवश्यक सुविधाएं प्रत्येक बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में यात्रियों को भी आवागमन होता है, अतः वहाँ पर पर्याप्त यात्री सुविधाओं का भी होना आवश्यक है। यात्री सुविधाओं को शौचालय, आवास व्यवस्था, विश्राम स्थल व खान पान की सुविधाएं भी शामिल है। बस स्टैंड साफ सुथरे होने चाहिए। बस स्टैंड को स्वच्छ रखने में न केवल सरकार बल्कि समाज का भी पर्याप्त सहयोग आवश्यक है। यहाँ पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है और यात्रियों का सामना आन रखने के लिए भी लॉक रूम की व्यवस्था एवं टेलीफोन की सुविधाएं व अन्य संपर्क सुविधाएं भी होनी चाहिए।
यात्रियों द्वारा बस स्टैंड पर भी समय गुजारने के लिए भी पत्र पत्रिकाओं की स्टॉल्स आदि की सुगम व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यात्रियों को गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए सस्ती दरों पर टैक्सी आदि की व्यवस्था सुलभ की जानी चाहिए और प्रत्येक बस स्टैंड पर बसों के आवागमन की समय सारणी में किराया सूची लगी होनी चाहिए। साथ ही रेलवे की समय सारणी भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। बसों के रखरखाव हेतु वर्कशॉप भी होने आवश्यक है। बस स्टैंड पर प्रत्येक गंतव्य पर जाने वाली बसों के खड़े होने का भी स्थान निर्धारित होना चाहिए तथा वहां पर उन स्थानों के नामों की पट्टिका लगी होनी चाहिए तथा कि यात्रियों को असुविधा न हो। टिकट वितरण हेतु भी यात्रियों के आवागमन की मात्रा के अनुसार ही समुचित टिकट काउंटर होने चाहिए। जलपान गृह एवं शीतल जल की व्यवस्था होनी चाहिए और यात्रियों को इंतजार करने हेतु बैठने की समुचित व्यवस्था हो तथा रोशनी पंखे आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए। रेलवे स्टेशन रेलें देश के यात्रियों के लिए परिवहन का सस्ता साधन है। रेलवे को हमारे संविधान में संघ सूची का विषय बनाया गया। अतः संपूर्ण देश में भी रेल विकास का समग्र दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत रेल या मंत्रालय का है। रेलवे स्टेशन वह स्थान होता है जहाँ रेलें यात्रियों के द्वारा महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि कोयला, लोह, अयस्क, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन का कार्य करती है। रेलवे स्टेशन पर रेलें यात्री व माल को लेकर के आती हैं और तथा वहाँ से इन्हें अन्य स्थानों पर भी पहुँचाती हैं। रेलवे स्टेशन की मुखिया को स्टेशन मास्टर कहते हैं और स्टेशन से कुछ दूरी पर भी रेलवे सिग्नल होते हैं जिनमें हरे व लाल रंग की लाइटें होती हैं। जब स्टेशनों पर रेलवे को ग्रीन सिग्नल मिलता है तब यह स्टेशन पर रेल के प्रविष्ट होने का रास्ता साफ होने का संकेत होता है। अगर रेल सिग्नल रेड है तो इसका तात्पर्य है कि रेल के प्रविष्ट होने में अभी बाधा है। ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी को स्टेशन के बाहरी सिग्नल से पहले ही रुकना पड़ता है। स्टेशन से रेलगाड़ी को रवाना करने के लिए भी सिग्नल दिया जाता है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामानों को लाने ले जाने के लिए कुलियों की व्यवस्था होती है। रेलवे स्टेशन पर बड़ी मात्रा में यात्रियों का आवागमन आता है। वहाँ पर यात्रियों के लिए भी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यात्रियों के बैठने हेतु पर्याप्त मात्रा में बेंचों की व्यवस्था हो तथा स्थान स्थान पर लाइट व पंखे लगे होने चाहिए। शौचालयों एवं जलपान गृहों की भी समुचित व्यवस्था होने पर यात्रीगण को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। शौचालयों में सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाली गाड़ियों के नाम व नंबर प्रदर्शित करने तो भी स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगे होने चाहिए और साथ ही यात्रियों को भी आने जाने वाली ट्रेनों की समुचित सूचना लाउड स्पीकर के जरिए भी दी जानी चाहिए। स्टेशनों पर सफाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और प्रत्येक रेल के डिब्बे में जंजीर लगी होती है और जिससे कि आकस्मिक स्थिति में खींच करके रेल को रोका जा सकता है, परंतु जंजीर आवश्यक होने पर ही खींची जानी चाहिए। बिना कारण जंजीर खींचना अपराध है। रेलवे प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन पर जिस स्थान पर यात्री रेलों में उतरते चढ़ते हैं वह स्थान रेलवे प्लेटफार्म कहलाता है। बड़े रेलवे स्टेशनों पर एक से अधिक प्लेटफार्म होते हैं और रेलों के प्रकार तीन प्रकार की होती हैं: भाप इंजन वाली रेल, डीजल इंजन वाली रेल और विद्युत इंजन वाली रेल। रेलवे लाइन के प्रकार देश में दो रेलवे पटरियों के बीच में की दूरी के आधार पर तीन प्रकार की रेल सेवाएं संचालित हैं। एक तो विवरण ब्रॉडगेज 1.67 मीटर यानी 5 फुट 6 इंच और मीटर गेज 1 मीटर यानी 3 फुट 3 इंच सही 3/8 इंच और नैरो गेज छोटी लाइन 0.610 से 0.762 मीटर यानी 2 फुट से 2 फुट 26 इंच। इसके अलावा स्टैंडर्ड गेज 1.4 से 35 मीटर यानी कि 4 फुट इंच 8 से 1/2 भी होती है। और देश में माल ढोने तथा यात्री परिवहन का मुख्य साधन रेलें हैं और भारत में रेल मार्ग का निर्माण भी 1850 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुआ था और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी तथा ग्रेट इंडियन पेनिसुलियर रेलवे कंपनी ने भारत में रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। भारत में यात्री रेल सेवा का प्रारंभ 16 अप्रैल सन 1853 को हुआ और जब देश की पहली रेलगाड़ी बंदर मुंबई से थाने के बीच में 33 से 1/81 किलोमीटर फासले पर चलाई गई और रेल ग्रेट इंडियन पेनिसुलियर रेलवे कंपनी ने स्थापित की थी। उत्तर भारत का धरातल समतल होने के कारण रेल मार्ग सीधा व अनेक शाखाओं में फैला हुआ था, जबकि दक्षिण भारत में धरातलीय असमानता के कारण रेल मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। राजस्थान में रेलवे व उनके प्रबंधन के लिए भी एक जोन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन कार्यरत है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई तथा इसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है और इस रेलवे जोन के अधीन निम्न 4 मंडल स्थापित किए गए हैं: जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा बीकानेर और चौथा जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा थार एक्सप्रेस जोधपुर से मुनाबाव को संचालित करती है। उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ रेल मार्ग व मंडल अन्य रेलवे जोन के अधीन है जो कि निम्न हैं।
एक तो कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन ही कार्यरत है। पहला 1 अप्रैल 2003 को स्थापित पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और इस प्रकार राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल कार्यरत हैं। राज्य का बयाना आगरा व आगरा बांदीकुई रेल मार्ग उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के अधीन है और दिल्ली अलवर के रेल मार्ग उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल के अधीन है और भरतपुर के रेल मार्ग उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में के अधीन है। फिर राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत हुई जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में अप्रैल 1874 में हुई थी और 11 अगस्त सन 1879 को अजमेर में लोको कारखाना स्थापित किया गया, जिसमें कि 1895 में पहला इंजन बनकर के तैयार हुआ और 1992 में भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ की गई यूनिगेज योजना के तहत राज्य के मीटर गेज रेल मार्गों को तीव्रता से ब्रॉडगेज रेल मार्गों में परिवर्तित किया जा रहा है। राजस्थान में 31 मार्च 2013 तक रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,871.65 किलोमीटर है और जिसमें कि 4,801.18 किलोमीटर और 81.76% ब्रॉडगेज और 983.71 किलोमीटर यानी 16.76% मीटर गेज एवं 86.76 किलोमीटर यानी 1.48% नॉर्वे गेज है और राज्य में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसत लंबाई 17.01 किलोमीटर है। और है सड़कें परिवहन के साधन के रूप में सड़कों का बहुत ही अधिक महत्व है। अच्छी सड़कें परिवहन को सुगम बनाती हैं। देश में सड़कों का सामाजिक एवं आर्थिक संबंध में व उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यमान परिवहन व्यवस्था के विकास का अग्रदूत सड़कें ही हैं। सड़कों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एक्सप्रेस वे अत्यधिक यातायात वाले मार्ग, इनके निर्माण व रखरखाव का भी कार्य केंद्र सरकार व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये राजमार्ग प्रमुख बंदरगाहों, विदेशी राजमार्गों, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और बड़े औद्योगिक व पर्यटन केंद्रों तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को आपस में जोड़ते हैं। इनके संचालन हेतु केंद्र सरकार जिम्मेदार है और इनके निर्माण व रख रखाव का कार्य भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क परिवहन संबंधित मांग की लगभग 40% आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। राज्य राजमार्ग ये राज्य के कुल के मुख्य मार्ग हैं जो कि जिला मुख्यालयों तथा राज्य के मुख्य शहरों को आपस में एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ते हैं। ये मार्ग की राजधानी को अन्य नगरों से जोड़ते हैं और इनके संचालन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य केंद्र प्रशासित क्षेत्र सरकारों की है। मुख्य जिला सड़कें जिले के महत्वपूर्ण मार्ग जो कि विभिन्न जिलों को आपस में तथा अन्य मुख्य राजमार्गों से जोड़ते हैं। संपर्क सड़क मार्ग के ये विभिन्न गांवों को भीतरी आबादी को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इनका संपर्क निकटवर्ती जिले एवं राज्यों की सड़कों से होता है। अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कें हैं। ये सड़कें तहसील मुख्यालयों एवं खंड मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें विभिन्न गाँवों को आपस में तथा अन्य उच्च श्रेणी की सड़कों से जोड़ते हैं। राजस्थान में 31 दिसंबर 2014 तक 2,05,303.41 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बन चुकी हैं और सड़क राज्य में सड़कों का घनत्व भी 59.90 किलोमीटर प्रति यानी 100 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 148 किलोमीटर से बहुत ही कम है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कुल लंबाई 7,510 किलोमीटर है तथा कुल 31 राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस वे मार्गों के निर्माण, संचालन में रखरखाव का कार्य भी केंद्रीय सरकार के अधीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभागों के साथ में मिलकर के किया जाता है। और फिर रोड लाइटें सड़कों पर रात्रि के समय आवागमन को सुगम बनाने हेतु प्रकाश की व्यवस्था अपरिहार्य है। अतः स्थानीय निकाय द्वारा सड़कों पर प्रकाश हेतु रोड लाइटें लगाई जाती हैं। इनका नियंत्रण एक ही स्थान से होता है और परंतु आजकल इनका नियंत्रण स्थानीय स्तर पर रहने वाले नागरिकों पर भी छोड़ा जाने लगा है। ये सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक जलाई जाती हैं और इनका रखरखाव संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। नागरिकों की ये जिम्मेदारी होती है कि वे इन्हें नुकसान न पहुँचाएं। सरकारी इमारतें वे इमारतें या फिर भवन जिनके सरकारी विभाग संचालित होते हैं या फिर सार्वजनिक महत्व की होती हैं, सरकारी इमारतें कहलाती हैं। इनका नियंत्रण व रखरखाव द्वारा भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। ये इमारतें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं। इन सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर नागरिक की होती है। सार्वजनिक महत्व के पर्यटन स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे कि हमें रोजगार एवं आय प्राप्त होती है। दैट्स ऑल। 22 और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न निम्न में से कौन सा सार्वजनिक स्थल है? उत्तर इसका उक्त सभी हैं। विद्यालय व अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड व पार्क। नेक्स्ट हमारे देश में विद्यालयों का संचालन किया जाता है। उत्तर है उक्त सभी के द्वारा, सरकार द्वारा, निजी व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा और स्थानीय निकायों द्वारा। नेक्स्ट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय किस श्रेणी में आते हैं? उत्तर है इसका प्राथमिक विद्यालय। और नेक्स्ट एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक तत्व है जो
उत्तर है इसका उक्त 1 और व 2 दोनों हैं। योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक और दूसरे बालकों की शिक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों एवं पूर्ण ध्यान। और नेक्स्ट प्रश्न है वह स्थल जहाँ की बीमार व्यक्तियों की भी चिकित्सा एवं देखभाल की जाती है क्या कहलाता है? उत्तर है चिकित्सालय। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति व है संपत्ति होती है। उत्तर है इसका उक्त सभी है जिसका कि हम सभी उपयोग करते हैं। और दूसरा जो किसी भी निजी संपत्ति नहीं होती है। और तीसरा जिस पर कि सभी देशवासियों का अधिकार होता है। और नेक्स्ट इनमें से सार्वजनिक संपत्ति है। उत्तर है उक्त सभी है। एक तो सड़क, रेल, सरकारी बसें, हैंडपंप, कुआं व बावड़ी। और तीसरा है विद्यालय, चिकित्सालय व बस स्टैंड। जैसे पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, डाकघर, बैंक आदि हैं। उत्तर है इसका सार्वजनिक संपत्ति। नेक्स्ट है सड़क पर गड्ढे करने तथा या फिर पत्थर डालने या फिर रेल पटरियां उखाड़ करके यातायात बाधित करने का परिणाम होता है। उत्तर है इसका सभी है। लोग समय पर अपने गंतव्य स्थान नहीं पहुंच पाते हैं, रोगी व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है और कई लोगों के महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाते हैं। भारत में रेलों का संचालन कौन करता है? उत्तर है इसका केंद्र सरकार। नेक्स्ट इनमें से कौन रेल मंत्री नहीं रहा है? उत्तर है चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो किस गेज पर संचालित होती है? उत्तर है स्टैंडर्ड गेज पर। नेक्स्ट व्याख्या है दिल्ली मेट्रो 1.435 मीटर 4 इंच 8/1/2 पर संचालित है हो रही है और इसे स्टैंडर्ड गेज कहा जाता है। मीटर गेज व नैरो गेज की ब्रॉड गेज में किस परियोजना के तहत ही परिवर्तित किया जा रहा है? उत्तर है इसका प्रोजेक्ट यूनिगेज। नेक्स्ट है देश में पहला रेल मार्ग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उत्तर है बम्बई से। नेक्स्ट है ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई होती है। उत्तर है इसका 167.6 मिलीमीटर। और नेक्स्ट मीटर गेज यानी मीटर लाइन की चौड़ाई होती है। उत्तर है इसका 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट नैरो गेज छोटी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? उत्तर है इसका 762 मिलीमीटर। नेक्स्ट समझौता एक्सप्रेस ट्रेन किस दो देशों के मध्य से चलती है? उत्तर भारत पाकिस्तान के बीच में। दरअसल अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जल एवं विद्युत का अपव्यय। जल का अपव्यय। जल सृष्टि का मूलाधार है और जल है तो वनस्पतियां हैं, खाद्यान्न है, जीव जंतु है, मानव का अस्तित्व भी जल पर ही निर्भर है। जल का कोई विकल्प नहीं है। मानव की अन्य आवश्यकताएं जल की तुलना में तुच्छ हैं और यह धारणा है कि जल प्रकृति की देन है तथा इनका स्वच्छंदता से उपभोग किया जा सकता है और सही नहीं है। और जल सीमित है और विश्व में उपलब्ध जल का ये मात्र 2.7% ही मानव उपयोग है और शेष जल समुद्र में है। और समुद्र के अतिरिक्त उपलब्ध जल में से मात्र 0.35% झीलों एवं जल ग्रहण क्षेत्रों में है तथा मात्र 0.01% नदी नालों में। भूगर्भ में 22.4% है तथा शेष 77% जल पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ के रूप में भी विद्यमान है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन दायिनी इन जल बूंदों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के तौर तरीके भी बदलते रहे हैं। मरुभूमि के निवासी जल की बूंद बूंद को संचित करते हैं और यहाँ पर कुओं, बावड़ियों, टांकों, तालाबों और जोहड़ों में जल संचय करने की परंपरा रही है। और वर्षा जल के संग्रहण के साथ साथ ही नदी नालों एवं उनके प्रवाह क्षेत्रों की जलधाराओं को भी नियंत्रित करके उनका समुचित प्रबंधन भी किया गया है। जल के समुचित प्रबंधन में जहाँ खेतों में फसलें लहलाई हैं, प्यासे कंठों को तृप्ति मिली है, वहीं पर नीरव निर्जन भूमि से भी हरियाली की चादर ओढ़ वन जीवन को परिचय दिया है। आमोद प्रमोद के स्थल बने और इस प्राकृतिक वन, उपवनों और अभ्यारण्यों ने पर्यटन के द्वारा भी खोल दिए हैं और जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति जल से जुड़ा है और मनुष्य उसकी महत्वता को स्वीकार तो करता है मगर जल संरक्षण को भी लेकर के उदासीन है। इसलिए भी जल संकट हमारे जीवन में भी समस्या बनकर के आ खड़ा हुआ है और व्यक्ति जल के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल, प्रकृति के साथ में मनमानी छेड़छाड़, अत्यधिक जल दोहन और जल को प्रदूषित कर भावी पीढ़ियों को संकट की ओर भी धकेलने जैसे कार्य किए बिना सोचे समझे किए जा रहा है। अतः जल के अपव्यय को रोका जाना भी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकने तथा इसके संरक्षण के लिए भी निम्न उपाय अपनाने चाहिए। जल का संरक्षण। जल संरक्षण के उपाय हैं परंपरागत जल स्रोतों, कुओं, बावड़ियों, पोखरों आदि का संरक्षण व पुनरुद्धार और छोटे छोटे एनीकट तथा परंपरागत तालाबों की खुदाई एवं नवीन तालाबों का निर्माण और जल संग्रहण परियोजनाओं का संचालन। व्यर्थ बहकर के जाने वाली पानी की अगर तालाबों, नाड़ियों और जोहड़ों तक जल संग्रहण ढांचों में रोका जाए तो के क्षेत्र में सतही और भू जल स्तर में असाधित बढ़ोतरी होगी और पानी की भारी आवक वाले स्थानों पर भी एनीकटों के चौथाई हिस्से की भूमि के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। और जब जमीन में पानी होगा तो इलाके की भी कृषि पर भी आधारित अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। पहले जल संग्रहण के लिए भी तालाबों में डिसिल्टिंग करवाई जानी चाहिए। तालाबों की गहराई में पाल मरम्मत के बाद में इनकी भराव क्षमता में 1.5 गुनी वृद्धि होगी और इन तालाबों, बांधों के पीछे के पीने में मिट्टी जमा होने के कारण भी
जल भरण क्षमता कम हो गई है और जिसमें कि समीप के कुओं, हैंडपंपों, नलकूपों का पानी भी रिचार्ज होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के परंपरागत स्रोतों में गहरा करके विकसित करना। जल प्रबंधन में इस बात का भी ध्यान रखना होगा पानी का जितना भी रिचार्ज हो रहा है उसमें अधिक पानी का दोहन न किया जा सके और जल स्तर निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे न जाए और उसके लिए भी कठोर से कठोर नियम बना करके उसका भी अनुपालन किया जाए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि प्रदूषण अन्य तत्वों को बिना भी उपचारित किए जल स्रोतों में न गिराएं और जाए और जो कि ऐसा करता है जल प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत उस पर भी कठोर कार्रवाई की होनी चाहिए और जल प्रबंधन हेतु स्थानीय स्तर पर भी स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन की आवश्यकता है। वर्तमान में विश्व का कुल जल उपयोग संसार की सभी नदियों के जल बहाव का 10वां भाग है और उसका 2/3 भाग कृषि कार्य में उपयोग होता है। कृषि कार्य में जल की भारी उपव्ययता का मुख्य कारण भी कृषि की अकुशल व पुरानी तकनीकियों हैं और जरूरत से अधिक जल से न केवल जल हानि होती है बल्कि इससे भूमि की उत्पादकता में कमी आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में प्रतिबद्ध लगभग 1,25,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जल के अधिक प्रयोग से उत्पन्न जलग्रस्तता व लवणीयता के कारण खराब हो जाती है। अतः ये आवश्यक है कि स्प्रिंग कलर व बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के उपयोग का भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जल संरक्षण के कुछ अन्य उपाय हैं। कुएं एवं हैंडपंप से पानी भरने से पहले भी घड़े या फिर पीतल या तांबे के कलश को धोया जाता है और इस प्रक्रिया में पानी को ढूंढता है और इस व्यर्थ जाने वाले पानी को नाली बनाकर के पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। कार, बस, जीप या फिर निजी वाहन को सीधे पाइपों से पानी डालते हुए स्पंज से धोने के बजाय भी किसी भी बाल्टी में पानी लेकर के सूती कपड़े से साफ किए जाने से पानी का अपव्यय भी कम होगा। जलाशयों के निर्माण के समय यह ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए कि जलाशय में वाष्पीकरण, रिसाव, सीपेज और आसपास उगे हुए पेड़ पौधों की संचयित और संग्रहित जल का कम से कम अपव्यय हो। सूर्य और हवा के प्रभाव पर भी जल पर जितने कम होंगे उतना ही अधिक जल संरक्षित होगा और किसी भी ओट या फिर तलहटी में जलाशय अधिक ही सुरक्षित रहते हैं। लॉन का संधारण और उसमें पानी की खपत घास की गुणवत्ता और वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है और अच्छी गुणवत्ता वाले टर्फ यानी मैदान को अपेक्षाकृत बहुत ही कम पानी चाहिए। खरपतवार, कीट संवर्धन व घास की बीमारी से अनावश्यक जल का अपव्यय भी होता है और इसका निवारण करके जल बचाया जा सकता है। लवणीय जल ऐसे खेती पर विशेष अनुसंधान कार्य किया गया है और मीठे पानी के अभाव में भी त्रस्त क्षेत्रों में लवणीय जल की खेती किया जाना लाभप्रद होगा और तथा मीठे पानी का सदुपयोग भी हो सकेगा। कम प्रवाह वाले नल और फिटिंग काम में लेने से पानी की अप्रत्याशित बचत होती है। डेजर्ट कूलरों या फिर अन्य शीतलीकरण संयंत्रों से वाटर पंप के लिए भी समय अवधि वाली ट्रिपिंग प्रणाली काम में ली जाए तो लगभग 20 से 30% जल की खपत का बचाव हो सकता है। सामान्यतः बहुमंजिली भवनों की छतों पर भी पानी के टैंक और छत के धरातल को छूते हुए रखे जाते हैं और पानी की टंकियों को भी पायों पर रखने और उन पर ढक्कन लगाने से तापक्रम के कारण भी होने वाले पानी की क्षितिज नहीं होगी और जल की बचाव होगी। और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक जल नीति के प्रावधानों के अंतर्गत नलकूपों, हैंडपंपों, कुओं आदि का निर्माण भी दोहन व अनुशासित संचालन भूजल की उपलब्धता के अनुकूल ही होना चाहिए। नगरीय मल या फिर जल या फिर अनुपयोगी जल का उचित उपचार भी करके शीतलीकरण, अयस्क प्रसंस्करण, कागज और लुगदी उद्योग और खेती आदि में भी काम में लिया जा सकता है और भूजल पुनर्भरण के लिए भी वर्षा और उपचारित व्यर्थ जल उपयुक्त हो सकता है। अनधिकृत जल व्यापार और चोरी पर जल नीति के अंतर्गत ही तत्कालीन अंकुश आवश्यक है। उद्योगों, सामुदायिक केंद्रों और संस्थाओं में भी जल अंकेक्षण तथा व्यर्थ जल के पुनः उपयोग को अपरिहार्य किया जाना चाहिए। सूखे और अकाल की स्थिति में आज ही आवश्यक है कि शुद्ध पेयजल को उपजाऊ या फिर किसी नियंत्रित प्रणाली से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए जिससे कि पीने के योग्य पानी की आवश्यकता अनुसार उचित अनुपात में आपूर्ति हो सके। निश्चित स्थान पर ट्रैक्टरों, टैंकरों और रेलवे टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाने की प्रक्रिया में टैंकरों में पानी भरने और निश्चित स्थान पर पहुंचाने में तथा खाली करने में प्रचुर मात्रा में अपव्यय होता है। अतः आवश्यक है कि पानी भरते समय, पानी को निकालते समय और पानी को ले जाते समय पानी बाहर गिरे नहीं और प्राय नगर निकायों को टैंकरों से पौधों में या फिर उद्यानों में पानी देते समय बड़े होज पाइपों को काम में लिया जाता है और परिणाम स्वरूप बहुत ही अधिक पानी का अपव्यय होता है। और यदि छोटी साइज के फव्वारे लगे हैं अथवा आधा या फिर पौन इंच के होज पाइप काम में लिए जाएं तो पानी की अप्रत्याशित बचत हो सकती है और खुली नहरों के वाष्पीकरण व रिसाव रोकने के लिए बंद संवाहकों या फिर पाइप का प्रयोग भी करना चाहिए। जल शोधन संयंत्रों के निकलने और व्यर्थ जल का पुनर्उपयोग करें और खुले नल से लगभग 200 लीटर पानी मात्र 5 मिनट में व्यर्थ होता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर ही नल खोलें और तेल, चिकनाई
और वसा लगे बर्तनों को गर्म पानी में भिगोने के पश्चात ही साबुन या फिर डिटर्जेंट से साफ करके पानी से धोएं। और फिर फल, सब्जी, दाल और चावल आदि को किसी भी बर्तन में धोएं और उस पर पानी को किचन गार्डन और घास या पेड़ों पौधों में डालें और फव्वारे से भी स्नान करें। और फव्वारा तभी चलाया जाए जबकि लगे हुए साबुन को धोना हो या फिर शरीर को साफ करना हो। नल थोड़ा वे आवश्यकता अनुसार खोलें और कम से कम ये आवश्यकता निशान तक ही टब को भरें और स्नान करें। और फुहारों का भी प्रयोग कम समय तक के लिए करें। और शिशुओं को छोटे सिंक या फिर टब से में स्नान करवाया ना उपयुक्त रहेगा। और फुलवारी पौधों और घास में सुबह सुबह या फिर संध्या को भी ही पानी दें। और यदि बाल्टी फव्वारे से पानी दें तो पानी की और बचत होगी। और कपड़े धोने के लिए भी टब में पानी और लें और कपड़ों पर साबुन लगाकर गड़ते हुए मग से पानी काम में लेते हैं वे खंगोलें। और कभी भी नहीं लॉन या फिर घास को तर मत कीजिए। ड्रिपिंग या फिर ट्रिकलिंग विधि से सिंचाई करें। रसोई और स्नानघर से निकलने वाले पानी को भी फिल्टर करके घास, किचन और गार्डन, पेड़ पौधों आदि के काम में लें। और जड़ों में सिंचाई पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। और तरण ताल से वाष्पीकरण रोकने के लिए भी कनात लगाएं। और तरण ताल से पानी को अधिक दिनों तक रोकने के लिए नाले में बहाने के बजाय सिंचाई का निर्माण या फिर अन्य कार्य के लिए भी काम में लेने की व्यवस्था कराएं। विश्व स्तर पर भी जल प्रबंधन के लिए भी विश्व जल परिषद, वैश्विक जल साझेदारी तथा विश्व जल आयोग की स्थापना की गई है। भारत में सन 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी जिसमें कि आवश्यक संशोधन करके राष्ट्रीय जल नीति 2002 को मंजूरी दी गई। महात्मा गांधी की ग्राम स्वरोजगार योजना तथा अन्ना हजारे का जल प्रबंधन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जल संग्रहण की पारंपरिक संरचनाएं हैं। विभिन्न स्थानों पर वर्षा जल का संग्रहण वहाँ ही की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वार्षिक औसत वर्षा, भूजल की गहराई और एवं गुणवत्ता के आधार पर भी अलग अलग पारंपरिक तरीकों से किया जाता है। और जल संग्रहण की भंडारण संरचना को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो पहला तो वर्षा जल आधारित एवं दूसरा भूजल आधारित। वर्षा जल आधारित संरचनाओं में टाँका, नाड़ी, जोहड़, खड़ीन, तालाब आदि आते हैं। और भूमिगत जल आधारित संरचनाओं में कुएं और बावड़ी मुख्य हैं। टाँका वर्षा जल को पीने के उपयोग में लाने के लिए भी थार मरुस्थल में टाँका निर्माण की पुरानी परंपरा रही है। और इसका निर्माण भी खेतों, घरों, गड्ढों तथा किलों में वर्षा जल के संग्रहण हेतु किया जाता रहा है। टाँका प्राय गोल आकार का बनाते हैं और परंतु हवेलियों और किलों में चौकोर टाँके भी बनाए जाते हैं। खेत में टाँका ढलान पर बनाया जाता है और जिससे कि पानी आसानी से टाँकों में जा सके। और घरों के पास में ऊंची जगह पर भी टाँका बनाया जाता है और ताकि आसपास का गंदा पानी उसमें नहीं जाए। और बड़े टाँकों में फसलों की सिंचाई की जा सकती है। और बरसात के मौसम में टाँकों के पानी का उपयोग कम किया जाता है। नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें कि वर्षा का जल संचित होता है, जिसमें कि संग्रहित वर्षा जल पूरे गांव या फिर आसपास के कुछ गांवों के प्रयोगों के लिए होता है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 10 से 100 हेक्टेयर तक होता है तथा इसकी गहराई 3 से 12 मीटर तक होती है। और नाड़ी में भर जाने पर अतिरिक्त जल निकास हेतु प्रावधान रखे हैं। और नाड़ियों में जल 2 से 8 माह तक भरा रखते हैं जिससे कि उनकी पाल क्षतिग्रस्त नहीं हो। और फिर है जोहड़। जोहड़ को जोहड़ी या फिर ताल भी कहा जाता है। ये नाड़ी की अपेक्षा बड़ा कलेवर भी लिए होती है और इसकी पाल पत्थरों की होती है। और इनमें एक छोटा सा घाट एवं सीढ़ियाँ भी होती हैं जिनमें कि पानी 7 से 8 माह तक टिकता है। और इनको सामूहिक रूप से भी पशुओं के पानी पीने हेतु काम में लेने पर टोपा कहा जाता है। खड़ीन ऊंचे पथरीले में चट्टानी स्थल के कारण वर्षा जल बहाव के साथ साथ ही चिकनी मिट्टी निचली सतहों पर भी इकट्ठी हो जाती है। ऐसे स्थानों पर संलग्न समतल घाटी के मुहाने पर मिट्टी का बांध बना करके इन स्थानों को उपजाऊ खेतों में बदला जा सकता है। इन्हें प्रादेशिक भाषा में खड़ीन कहा जाता है। मिट्टी का बांध इस प्रकार से बनाया जाता है कि वर्षा ऋतु में प्रवाह क्षेत्र में बह करके आए पानी का संग्रहण 60 से 90 सेंटीमीटर या फिर कुछ सहे अधिक की गहराई तक हो तथा घाटी के अधिकतम क्षेत्र में इसका फैलाव हो सके। खड़ीन के आकार अथवा क्षेत्रफल का निर्धारण जल ग्रहण क्षेत्र के क्षेत्रफल, ढलान तथा वर्षा की मात्रा के आधार पर भी किया जाता है। खड़ीन मुख्यतः जैसलमेर जिले का परंपरागत वर्षा जल संग्रहण स्रोत है। और खड़ीन के इकट्ठे हुए जल का भी उपयोग अधिकतर पशुओं के लिए भी किया जाता है तथा पानी के सूखने पर वहीं खेती भी की जाती है या फिर उसमें पनपे घास में पशु चरते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर भी खड़ीन में संग्रहित जल भूजल के स्तर को भी बढ़ाने में मदद करता है। तालाब पानी का आवाक क्षेत्र विशाल हो तथा पानी रोकने की जगह भी अधिक मिल जाए तो ऐसी संरचना को तालाब या फिर सरोवर कहते हैं। तालाब नाड़ी की अपेक्षा और अधिक क्षेत्र में फैला हुआ रहता है तथा कम गहराई वाला होता है। तालाब प्राय पहाड़ियों के जल का संग्रहण करने ऐसे स्थल पर बनाया जाता है जहाँ की जल भंडारण की संभावना हो और बंधा सुरक्षित रहे।